नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस दौरान राजधानी पटना में कार्यकर्ता टमटम और तांगे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेतहाशा महंगाई के खिलाफ बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सड़क से सदन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ। राजद पार्लियामेंट में भी महंगाई का विरोध करती नजर आई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि हर चीज महंगी हो गई है और लोग त्रस्त हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने जनता के दरबार कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का दरबार तो जनता के लिए सदैव खुला होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि पीड़ित अब सीएम तक अपनी परेशानी पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी गुहार मुख्यमंत्री से लगाएंगे। क्या ये कहां तक उचित है? पार्टी ने तय किया था कि 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में महंगाई के खिलाफ, महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। पूरी जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिला इस महंगाई के खिलाफ में। और आज 19 जुलाई को ये तय हुआ था कि आज सभी बिहार के जिला मुख्यालय में जो कमर तोड़ महंगाई है, जो दोहरी मार पड़ी है कोरोना के बाद, पेट्रोल, डीजल, आपका हर एक चीज़ जो है, गैस, खाद के सामान, सब कुछ जो है महंगा होता जा रहा है। आप देखिएगा, बुआई से, जुताई से, सिंचाई से, कटाई से, रसोई से, हर एक चीज़ जो है महंगा हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो लॉजिक दिया जाता है कि भाई कच्ची तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगी हुई है, इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं, बगल के मुल्क देख लीजिए, वहाँ पेट्रोल जो है आधे दामों पे मिल रहा है। यहाँ 100 से ऊपर हो चुका है। और वो भी तब महंगा किया जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा, खाद के सामान, ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्ची तेल के दाम जो है। तो बिहार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोधी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में महंगाई और तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। गरीब, किसान, मिडिल क्लास फैमिली सब लोग परेशान हैं, तबाह हैं। दोहरी मार जो है वो मार जो है जनता सह रही है। हम लोग अब पेट्रोल का दाम जो है 100 से भी ऊपर चला गया, कहीं 104 रुपये, कहीं कुछ। इस हिसाब से स्वाभाविक रूप से जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खेती बाड़ी भी, जो किसानों पर भी असर पड़ता है, हर एक चीज़ों पर असर पड़ता है। महंगी हो गई है। अब रुपाई हो, बुआई हो, सिंचाई हो, कटाई हो, आप देखिएगा पिसाई हो, हर एक चीज़ जो है, रसोई हो, हर एक चीज़ जो है महंगा होता चला जा रहा है। और जनता जो है, सब्र जो है जनता का टूट रहा है। यही सरकार है। भाजपा के लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर मार करेंगे। इन लोगों ने क्या क्या गाना बजाते थे, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। अब क्या हो रहा है? पूरी तरीके से जो है लोग पस्त हो चुके हैं। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने, हम लोगों ने फैसला लिया 19 जुलाई को। पीएम साहब, तो आप बताइए ना, नीट के सवाल पर 14,000 जो ओबीसी का जो आरक्षण का जो था वो तो खा गए। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। थोड़ा देश की आर्थिक स्थिति देख लें। पूरी तरीके से जो आप देखिएगा, जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था उस पर जो है अब तक कुछ नहीं फैसला लिया गया। उसको जो है ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, उसमें लोगों के सामने पेश करना चाहिए। और पूरी तरीके से अगर आप देखें, महंगाई, यही मोदी जी कहते थे ना कि भाई महंगाई जो है पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे।
उधर बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर भी लगातार विपक्ष का हमला जारी है। राज्य में शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब मिलने के और जहरीली शराब के पीने से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने सोमवार को फिर से बिहार सरकार पर हमला किया है। दरअसल बेतिया में हुई 16 लोगों की मौत के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के नेता और विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई आज ही का है। जब से सरकार केंद्र में बनी है तब से महंगाई है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या अन्य प्रकार की खाद्य की जो व्यवस्था है सरकार का, सब में और इसमें आम जनता को पूरे तरीके से ठगा हुआ आम जनता महसूस करता है। पहले तो इन लोगों ने लंबा लंबा वादा करने का काम किया और ऐसे में महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गया है, जिसमें कि आदमी को अब सोचना पड़ रहा है कि गाड़ी छोड़ छाड़ करके बैलगाड़ी का इस्तेमाल करें। ये स्थिति आ गया है। पढ़े लिखे नौजवान पकौड़ा तलने पे मजबूर है, कोई किसी भी तरीके का कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है सरकार की पूरे तरीके से। और हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी करने का काम किया लगातार, कल से लेकर के। और आज हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में वहाँ पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया इसको लेकर के। नीतीश कुमार जी को 5 साल के बाद जनता दरबार याद आ गया। 5 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार जी? जब देख रहे हैं नीतीश कुमार जी कि इनका गिरावट होने लगा है तो ये जनता दरबार लगाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है कि पूरे तरीके से डेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, पूरे तरीके से निगलेक्ट कर चुकी है जनता। तो इनको अब जनता दरबार का याद आ रहा है, तो ये जनता दरबार करा रहे हैं। और अपना बिहार का आधा हिस्सा जो है बाढ़ में डूब रहा है। बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ में डूब रहा है। नीतीश कुमार जी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, खाली हेलीकॉप्टर से जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से कैसे आप वहाँ पे जो जनता फंसी हुई है उसका कैसे आप समस्या को जानेंगे आप? कल एक देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब जब बारिश हुई है तब तक इस सरकार में जो नीतीश कुमार जी मुखिया बने हुए हैं, तब से आप पिछला बार देख लिए कंकड़बाग में क्या स्थिति बनी हुई थी कि फंसे हुए थे सुशील कुमार मोदी जी और नाव से उनको ले आया गया था। आप सुशील मोदी की बात करें, लेकिन शराबबंदी 16 आदमी मर गए हैं। 16 आदमी, कई एक ज़्यादा आदमी। आप पटना में जा करके देखिए चौक चौराहे पे कैसे ज़मीन पे लोग लेटे हुए रहते हैं शराब पी करके। पूरे तरीके से शराब बंद नहीं है, शराब सरकारें होम डिलीवरी करवा रहा है और चैनलों के माध्यम से बोल रहा है कि हमने बंद कर दिया शराब को। एक अंतिम सवाल, चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। इस समय मनोज मनु जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और इनके अलावा आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मनोज जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। आज आरजेडी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है पूरे राज्य में, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ मुखर हो गई है अब आपके राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी। आपकी इस पर प्रतिक्रिया, और दूसरा कि महंगाई पर लगाम कैसे लगाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो महंगाई बढ़ी है, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। और महंगाई बढ़ने के क्या कारण है उस विषय पर सरकार मंथन भी कर रही है। कई जगहों पर किसानों के अनाज जो है वह रुके हुए हैं, और सबों को लेकर प्रश्न ये नहीं है। और आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उस पर रियायत जो बिहार सरकार की ओर से होनी चाहिए, हम वो करेंगे। तो अगर इस तरह की स्थिति हो, और ये हो कि ये आपने अभी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों के बात को लेकर बात को अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, उस समय भी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो उसका भी मापना आंकना यही कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें में उछाल के कारण ये दाम बढ़े हैं। और मुझे विश्वास है कि हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री जी जल्द ही डीजल और पेट्रोल की रियायत करेंगे, और हम बराबर देखते आ रहे हैं। आंकड़ा तो ये भी कहता है ना, देखिए मैं बहुत ज्यादा पीछे तो जाऊंगी नहीं, पिछले साल की हम बात कर लेते हैं 2020 की। नवंबर 2020 में
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम थे वो सर 80 बैरल के आसपास थे, $80 बैरल के आसपास। तो हमारे यहाँ भी 80 रुपए में ही मिल रहा था लगभग पेट्रोल, 80-81 रुपए में। अब जब हम 75 पर देख रहे हैं, 75 और 76 पर बने हुए हैं, तो हमारे देश में तो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है ना सर। तो वो किसका फायदा हो रहा है? वो राज्य सरकार के ज्यादा फायदा हो रहा है, केंद्र सरकार का ज्यादा फायदा हो रहा है? वो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। देखिए, जवाबदेही तो मैं आपको स्वीकार किया है कि जो दाम बढ़ी है वो गलत है, और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना जनता के लिए हानिकारक है। लेकिन जब वो दाम कोई मुख्यमंत्री जी ने दाम नहीं बढ़ाया, बिहार सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार ने बनाया, अब उसके ऊपर राज्यों के ऊपर भी जो है उनकी भी एक मेहरबानी होनी चाहिए कि जनता के हित में वो अपने जितने रियायत दे सकते हैं उसको रियायत करने के लिए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2004 से 2009 तक जब केंद्र सरकार थी उसमें कुल 83 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, और कभी भी बढ़ी है तो जब 3 बार 3, 7, 3, 9 और 7, 3, 10 बार कीमतें कम हुई हैं, तो 3 रुपया बढ़े हैं तो 40 पैसे कम हुए हैं। तो ये शुरू से लेकर ये चीज को चल रहा है। तो हमारा आग्रह है कि हम तमाम देश के राज्य सरकारों से भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी रियायत को देखें, और इस पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी इस पर सचेत है और मुझे विश्वास है कि जल्द इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, बताइए अरुण कुमार जी। वो कह रहे हैं कि अभी इस पर मंथन चल रहा है, महंगाई कैसे कम हो इस पर राज्य सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी ध्यान दे रही है, तो फिर ये प्रदर्शन और शोर किस बात का? जनता के पॉकेटों पर सीधे रूप से डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हमारे मित्र मनोज लाल दास मनु जी जो हैं, इन्होंने भी माना कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो गलत है। गलत को आप कैसे सही कह सकते हैं? आपको मैं बतला रहा हूं कि इन्होंने कहा कि इनके शासनकाल में, ये यूपीए के शासनकाल में भी दाम बढ़ रहे थे। तो यूपीए के शासनकाल, जब यूपीए का शासनकाल था तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत $160 प्रति बैरल की थी जी। और हम लोग उस तेल को, सरकार, कांग्रेस की सरकार में वो तेल 74 रुपये से कभी भी ज्यादा नहीं गई। और आज जब अब दाम कैसे बढ़े, ये मनोज लाल दास मनु जी को मैं बतला रहा हूँ। दाम कमते गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कमते गए, और सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो पेट्रोल और डीजल की दाम को जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कह रहे थे कि बढ़ता है तो ठीक है, बढ़ रहा है, हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब घटना चालू हुआ तो केंद्र की सरकार दाम को नहीं घटा कर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना चालू कर दिया। एक्साइज ड्यूटी 12 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई, और जिसका कारण ये हुआ कि हमारा पेट्रोल और डीजल का जो कच्चे तेल का कीमत है $30 प्रति बैरल, $35 प्रति बैरल तक चली गई थी। तो जब $35 प्रति बैरल चली गई तो उस समय केंद्र सरकार को दाम घटाना चाहिए था। तो केंद्र सरकार ने दाम को नहीं घटा करके एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना चालू कर दिया। एक्साइज ड्यूटी, इधर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और बिहार सरकार वाइट ड्यूटी बढ़ा दी। बिहार अन्य देशों की, अन्य राज्यों की तुलना, अपने देश में अन्य राज्यों की तुलना करिए तो मुंबई के बाद बिहार में ही सबसे ज्यादा तेल की कीमत है। दिल्ली में भी अभी 100 पहुंचा है, लेकिन हमारे बिहार में 160 रुपये प्रति लीटर की दर से कल तक मिल रहा था, आज और भी बढ़ गया। तो मान के चलिए 108 रुपये प्रति लीटर। पूरे देश में ऐसे ही हाल है। आप देख लीजिए राजस्थान में कौन से कम है, मध्य प्रदेश में कौन से कम है, राजस्थान में सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा वैट तो वहां की सरकार लेती है। तो सब जगह ही हालात ऐसे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर। तो की जो स्थिति है, थोड़ा सा बिहार सरकार भी वैट कम करे और केंद्र सरकार को तो कम करना ही होगा। केंद्र सरकार तो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर लड़के रखे हैं, उसे एक्साइज ड्यूटी को खत्म करना होगा। जितना पहले एक्साइज ड्यूटी था उस एक्साइज ड्यूटी को लाना होगा, तभी कुछ हो सकता है।
ठीक है, बताइए मनोज जी, अभी ऐसा है कि आज जो प्रदर्शन हुआ है वो ना सिर्फ महंगाई को लेकर और भी उसमें मुद्दे थे जिनको लेकर आज आरजेडी है सड़क पर उतरी है। उसमें शराब का सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि शराबबंदी नहीं हो रही है प्रदेश में, और तेज प्रताप यादव ने तो बड़ा आरोप लगाया मनोज जी। नहीं लेती है जी वो कहा प्रखंड मुख्यालय में करते रहे, जिला मुख्यालय में करते रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है और कोई इनका मुद्दा नहीं है। आज जिस गरीबी की बात कर रहे हैं कि आज महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ बिहार की आवाम जो है वह फ्री में वैक्सीन ले रही है और इनके नेता 1600 रुपया 1200 रुपया दे के जा रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वह घर में बैठे हुए हैं और इनके नेता जन्मदिन मना रहे हैं प्लेन के अंदर आलीशान होटल में। तो क्या गरीब और अमीर का ये क्या फर्क समझेंगे? इनका काम तो है कि सत्ता में आओ और लूट के बनाओ। जितने भी है अब इनके जो भी नेता है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या उनके राबड़ी देवी हो या उनके बेटे हो, सब आय से अधिक के मामले में है। तो ये कोई नया बात थोड़े है मैडम, इनको करने दीजिए। ये 2 दिन करेंगे, कुछ करना तो है नहीं इनको। 2 महीना बाहर रहेंगे, एक बार आवेंगे और 3 महीने में नहीं, तो नीतीश क्या की हमारे सरकार यहाँ चली विपक्ष जाएगी। की बस इतनी वैल्यू रह गई क्या सर? मनोज जी अभी तो आपने कहा कि 2 दिन करेंगे, बात तो सुनिए सर, बात सुनिए सर। अभी आपने कहा कि बस 2 दिन नाटक करेंगे, तो हम यही समझ लें कि अभी देश में जो भी प्रदर्शन करता है या अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, आप बस यही सोचते हैं कि 2 दिन इनका नाटक चलेगा, उसके बाद अपने आप घर चले जाएंगे। लोगों के प्रदर्शन को, लोगों के विरोध को, लोगों की भावनाओं को बस आप इसी तरीके से लेते हैं। सत्ताधारी दल बस यही समझते हैं कि 2 दिन का नाटक है। मैडम कहीं से इसमें आम जनता का झुकाव नहीं है, कहीं से अच्छा, आम आप जनता ये का कहना झुकाव चाहते नहीं हैं है। कि महंगाई के आम मसले जनता पर की आम जनता का समझती कोई है। सरोकार नहीं? इनकी जो नैतिकता रही है, इनके जो पूर्व के कर्तव्य रहे हैं, पूर्व के जो कार्य रहे हैं, इससे आम जनता परिचित है। इसीलिए इनको आम जनता नोटिस ही नहीं लेती है। ये अपने मीडिया में आने के लिए अपना कार्यक्रम कर तभी रहे आपसे हैं। ज्यादा कल सीटें ले आए अखबार- इस बार, वो उनको जनता नोटिस नहीं करती है, इसलिए आपसे ज्यादा सीटें इस बार वो लेकर आ गए। चलिए, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे बिहार में राजद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दों को लेकर आज राजद सड़कों पर नजर आई और महंगाई इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे होंगे मनोज जी को, उन्होंने कहा है कि आपको तो कोई नोटिस ही नहीं करता, आपने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया है वो आपकी जनता को अच्छे से पता है, बिहार के लोगों को पता है कि आपका किस तरीके का कार्यकाल रहा, आपकी क्या नीतियां रही, इसलिए आपको कोई नोटिस नहीं करता। 2 दिन का नाटक है आपका। हसुआ के शादी में खुरपी का गीत गा रहे हैं। यहाँ पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है। लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पेट्रोल के जो अपना गाड़ी में नहीं डलवा कर उसके पैदल चल रहे हैं। लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, मिडिल क्लास किस प्रकार से करा रहा है, ये इन्हें पता नहीं है। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। जनता के सरोकार से उनको क्या मतलब है? के दिन बाढ़ में फंसे हुए हैं जनता, उसको देखने तक नीतीश कुमार गए क्या? हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके क्या पता चलेगा कि क्या कहाँ क्या हो गया है? ये इन लोगों को जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। अभी कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार विचार कर रही है, और भी कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग क्या आप बोल रहे हैं, क्या जनता सुन रही है? लाइव चल रहा है प्रोग्राम। ये सोचने वाली बात है कि हम लाइव में क्या बोल रहे हैं। आप कहीं भी बोल रहे हैं तो कोई बात तो अगर आप इसका विरोध करना है तो विरोध करिए, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि नहीं महंगाई बढ़ी है, इसको कम करने के लिए नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं, मोदी कहिए कि और बढ़ेगी, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। तो हम लोग बैठने वाले लोगों में नहीं है। आप सत्ता में है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मनमानी करिएगा। आज सत्ता में आप लोकतंत्र की वजह से है।
अगर आम आवाम आपको सत्ता पर बैठाई है इसलिए कि आप कुछ चंद पूंजीपतियों को पेट नहीं भरिए। आम गरीब जनता कैसे जिंदा रहेगी, कैसे उसका खाना होगा, कैसे पीना होगा, ये चीज देखने की जरूरत है। जनता के सरोकार पर ध्यान देना होगा। ये सीधे सीधे चल जाते हैं कि ये क्या हुआ, वो अरे क्या हुआ क्या नहीं। अरे आप 6 साल से सत्ता में है, ही ना बताइए। आप 16 सालों से लगातार सत्ता में है, आपने क्या कर रहे हैं? आप नहीं बताइए कि अभी महंगाई से जनता त्रस्त है, कैसे जनता को आप राहत दीजिएगा, ये बताने की जरूरत है। ये सब उलूल जुलूल बातों बोल करके इधर उधर की बातों बोल करके बरगलाने की जरूरत नहीं है जनता को। आप जनता को किस प्रकार राहत देनी दीजिएगा। अभी महंगाई किसे महंगाई नहीं, अभी देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। महंगाई हो या हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई स्थिति में ही हम हैं। अरुण जी बात सुनिए, जब इस तरह के हालात बने हुए हैं तो एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। आपको कितना अपना विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है? ना सिर्फ बिहार में, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ सर। अकेले हम तेजस्वी यादव की भी बात कर ले तो मनोज जी की वो वाली बात भी तो ठीक है कि वो कुछ दिन दिखाई देते हैं, कुछ दिन गायब हो जाते हैं। राजनीति में निरंतरता की आवश्यकता होती है सर, वो उनमें कमी है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई सिर्फ राजद के लिए नहीं है, ये महंगाई आपके लिए भी है, ये महंगाई जदयू के लिए भी है, महंगाई सभी के लिए है। हम कह रहे हैं कि आप सत्ता में जब आए थे तो क्या करके आए थे? देश भाइयों बहनों, आप घर से निकलिए तो सिलेंडर को प्रणाम करके निकलिए। मोदी जी कहते थे, पहली चीज मोदी जी कहते थे कि 15 बार बढ़ा दिया, 16 बार बढ़ा दिया। आप एक महीना में 16 बार बढ़ाए हैं, एक महीना में 16 बार बढ़ाते हैं दाम, और वो भी कब, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घट रही है। तो ये आप बोलते क्या है, करते क्या है, ये देखने की जरूरत। आप बोले कि हमारी सरकार आएगी 30 दिन के अंदर मैं महंगाई घटाऊंगा, क्या हुआ? 30 दिन अभी नहीं आए क्या? तो और काला धन मैं लाऊंगा, काला धन क्या हुआ, कहाँ चला गया काला धन और किस बैंक में बढ़ गया? तो ये सब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करना, आप वही बातें बोलिए जो आप कर सकते हैं, जो नहीं करना है वो नहीं बोलिए। जनता को क्यों दिवा स्वप्न दिखलाते हैं? दिवा स्वप्न दिखला कर करके जनता को ये जादू टोना करते हैं इसी जगह के। देखो हम ये काशी को बना रहे हैं, टोक्यो बना रहे हैं। क्या टोक्यो बना रहे हैं आप? टोक्यो ऐसा ही शहर है क्या? तो आप मोदी जी कम से कम जो भी बात कहिए जनता को, जो भी वादा कीजिए, एक भी वादा बता दें। यहाँ मनोज लाल दास बड़ू बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक भी वादा पूरा किया हो। बताइए मनोज जी, कितने वादे पूरे किए गए? और शराबबंदी को लेकर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दीजिएगा। देखिए, शराबबंदी के बात पर जहाँ तक प्रश्न है, आम जनता का इसमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो सत्ता से जुड़े लोग हों या विपक्ष के जुड़े लोग, सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उस पर चल रहा है। और इसमें कहीं से ये कोई बात नहीं है कि हम उनके परिवार पर क्या कार्रवाई है जिनके। अरुण जी ज्यादा मत करिए, थोड़ा आराम से सुन लीजिए, उसके बाद पूरा कष्ट टिकड़िएगा। अभी थोड़ा अपना आवाज को खत्म कीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने एक बार बीच में आपको नहीं टोका, आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद बीच में बोलिए। बहस में बैठे हैं, कोई नाच पार्टी में नहीं बैठे हैं। ये राजद का रैली लाठी पिलावन रैली नहीं है। चलिए सर, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। उसके बाद आप काटिएगा। अलवी जी रोकिए इनको। ठीक है, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, फिर हम आपके पास ही लौटेंगे। बताइए मनोज जी, शराबबंदी को लेकर आप क्या कहना? मैं वही कह रहा हूँ कि शराबबंदी, अब देखिए आम जनता कहीं कहीं गड़बड़ा रही है, उस स्थिति में भी सरकार प्रगतिशील है। शराब माफिया भी लगातार गिरफ्तारी हो रही है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये शराब के खिलाफ जो है, यहाँ तक भी कि जिस थाने के पुलिस अधिकारी रहे हैं, कई थाना पदाधिकारी उसमें निलंबित हो चुके हैं। तो शराब के खिलाफ जो है ये अभियान चल रहा है। अब इन लोगों का काम ही रहा शुरू से लेकर शराब बेचना, तब ये लोग अपना बेचते रहे। अब दूसरी बात, इन्होंने महंगाई की बात कहा
कि सरकार क्या कह के आई, तो जरा इनको पूछिए कि राजस्थान में जो इनकी पार्टी, इनके यूपीए गठबंधन की जो सरकार है, या महाराष्ट्र में वो क्या बोल के आई थी कि हम आएंगे तो महंगाई बनाएंगे। बिहार में सरसों तेल 135, 145, मुंबई में जाइए पल्लवी जी 155, 165, बिहार में आलू 70 रुपये पसेरी, मुंबई में जाइए, राजस्थान में जाइए तो 90 से 100 रुपया। क्या बात करते हैं, महंगाई आप बढ़ा रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। हम अपने यहाँ बिहार में बहुत हद तक कंट्रोल किए हैं और जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि हो, लेकिन जब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात है तो इसका शिकार बिहार को भी होना पड़ता है। चाहे अपराध के भी दृष्टि में देख लीजिए, बिहार कोई पहला नंबर पर नहीं है और कोई भी अपराध हुआ हो, किसी भी अपराध का अपराधी बचा नहीं है, वो अपराधी अंतोगत्वा गिरफ्तार हुआ है। हम किसी को न फंसाते हैं न किसी को उलझाते हैं। हमारा न्याय के साथ विकास का काम है और यही हमारा काम रहेगा। इसीलिए हमारी गठबंधन को इस बार भी जनता ने चुना है। बताइए अरुण जी, आप बोलिए। देखिए, ये जो मनोज लाल दास मनु जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ की बात जो कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। महंगाई कोई बिहार और अथी में नहीं है, बंगाल में नहीं है, महंगाई पूरे देश में है। और पूरे देश में महंगाई का कारक कौन है? नरेंद्र मोदी। मैं तो उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? इनका जवाब ही नहीं दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि कार्रवाई मंत्री जी इनके जो रामसूरत राय थे, उनके घर से और उनके स्कूल से जो बरामद हुआ, जिसके वो चेयरमैन थे, स्कूल से जो बरामद, उसमें भी इन्होंने, हमको याद है कि इन्होंने और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुआ? जरा इनसे पूछ लीजिए, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष शराब बेच के पकड़ाया, ये कहते हैं कि आपके लोग पकड़। आप एक भी जिला में ये बता दे कि आरजेडी के लोग शराब बेच के पकड़े गए हो तो जो कहिएगा, तो नहीं तो कहिए। मैं कल टाइम दीजिए, पूरा जदयू का लिस्ट जारी कर दूंगा कि कहाँ का प्रखंड अध्यक्ष, कहाँ का जिला अध्यक्ष और कहाँ का थाना प्रभारी शराब बेच के पकड़ा गया। तो ये सब ठेठेबाजी करने वाले लोग हैं। इनको वस्तु स्थिति से कोई मतलब नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर, इनसे पूछिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर में एनसीआर का रिपोर्ट में क्या है कि बिहार 6वें नंबर पर है। मालूम इनको कि क्राइम में बिहार 6वें नंबर पर है। पूछिए इनसे, ये अगर बताएं तो हम जान जाए कि बिहार में क्राइम कितने नंबर पर है। ये जो इतना बोल रहे हैं 1 नंबर पर नहीं, तो बताइए 6 नंबर पर है। ठीक है सर, चर्चा हम ऐसे जारी रखेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। महंगाई की मार और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था इस समय बिहार को चरमरा रही है। और इसके अलावा हम ये भी आपको जानकारी दे दें, हाल ही में जो बेतिया में शराब कांड हुआ, उस वजह से बिहार इस समय चर्चा पर है। और आज प्रमुख विपक्षी दल राजद ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और नीतीश सरकार से तमाम चीजों को सुधारने की मांग की है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी शराबबंदी पर ही हम बात कर रहे थे। अब सवाल यह है सर कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट और बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ऐसे तो कांड हो नहीं पाएंगे सर। सीधी सी बात यह है कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी ही दृढ़ होती तो बहुत आसान हो जाता आपके लिए शराबबंदी करना। और ये बात भी सही है कि 16 साल से तो आप ही काबिज हैं सत्ता पर, तो कहां दिक्कत आ रही है आपको? और आपको लग रहा है कि आरजेडी के नेता अगर शराब बेच रहे हैं तो कितने नेताओं को पकड़ लिया आपने? 2018 में शराबबंदी हुई है। इन 3 महीनों में लगभग 100 के करीब में पुलिस अधिकारी शराब के कारण निलंबित हुए और मुअत्तल हुए, बर्खास्त भी हुए। लगभग 1 लाख के लगभग में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं।
कई हजार लीटर शराबें पकड़ी गई, कई हजार लीटर तोड़ी गई है। तो हम उस विषय पर काम कर ही रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जरूर इसमें जो है स्थिति को ठीक करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग ठीक कर लेंगे। नहीं, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि आरजेडी के नेता शराब बेच रहे हैं, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ सर, कितने आरजेडी के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया या उन पर एफआईआर हुई है? नहीं, इसमें केवल आरजेडी के ही नेता नहीं, इन लोगों का शुरू से ही रहा है। लगभग 12-13 आरजेडी के भी है, 4-5 भाजपा के भी है, 3-4 कम्युनिस्ट पार्टी के भी है। जो राजनीतिक दल के लोग इसमें लगे हैं वो 1-2 हमारे जदयू के भी रहे हैं। सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है, सभी को गिरफ्तार किया है जो सामने आए हैं। अच्छा। तो मैं पर्सनली मैं आरजेडी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिस तरह से 2000 के पहले की जो स्थिति थी, जिस तरह से शराब के बिक्रियां थी, तो उसमें ज्यादातर लोग इन्हीं के लोग लगे हुए थे। तो उसमें कहा है मैडम की नहीं थे, वो गिरफ्तार हुए ही है। बांका में गिरफ्तार हुए, भागलपुर में गिरफ्तार हुए, सुल्तानगंज में गिरफ्तार हुए। जी जी ठीक है, बताइए अरुण जी। मेरा कहना है कि इन्होंने जो बोला आरजेडी का एक भी कार्यकर्ता का ही नाम बता दे, नहीं तो जदयू के दर्जन आंकड़ा दे दिया सर उन्होंने कि 12 से 13 ऐसे नेता हैं जो आपके गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ से हुई गिरफ्तारी? जी जी कहीं से बताया कि कहीं से हुआ हो? ये गलत बयानी बोल रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना, ये गलत बात है। झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ये शराब ये जो जहरीली शराब के कारण लोग मरे, ये बहुत गंदी चीज है ना। ये ऐसे पकड़ा करके जितने भी जेल में बंद है, कौन लोग पकड़ाए हुए हैं? ये दलित वर्ग के मुसहर लोग के जो दारू पीने में पकड़ाते हैं ना, वही लोग पकड़ाए हुए हैं। दलित वर्ग के लोगों को पकड़, जिसके पास बेल कराने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग को पकड़ कर। आपको नहीं विश्वास है तो बिहार में कहीं भी कहिए, घर पर आपको शराब आ जाएगा। पुलिस वही बगल में देखती रहेगी, उसका कमीशन बंधा हुआ है कि और उसका कमीशन कहां से कहां तक जाता है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। पुलिस पकड़ लेगी क्या? नहीं पकड़ती। जब दबाव आता है, कुछ ऐसा होता है, तब जाकर करके जो शराब का जो एक अलग शराब मद्य निषेध विभाग का जब दबाव आता है, तब जाकर के कार्रवाई होती है। आप कहीं भी देहाती इलाका में चल जाइए, आपको शराब तो गली और मैंने कम आपको टाउन में गली में आपको रखे हुए रहता है शराब। आप जाइए वहां पर से खरीद करके ले आइए। सब लोग जानते हैं कि शराब बिक रहा है, कार्रवाई कहाँ होती है? नहीं, वो तो मैं ठीक कह रही हूँ सर, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। पूरा बिहार त्रस्त है और हर एक चीज से त्रस्त है। आप अपराध में देखिए, बिहार एनसीआर की जो रिपोर्ट है, जो इन्होंने नहीं बताई, एनसीआर की रिपोर्ट में बिहार क्राइम में दूसरे नंबर पर है जी। ये क्राइम की स्थिति है। ये कह रहे हैं, बड़ा मोह फेंक रहे हैं कि हमारे बिहार में कोई क्राइम नहीं है। अरे प्रत्येक घंटा 3 हत्याएं होती है, 4 बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैतियां अनगिनत हो रही। क्या ये लोग घर में होमवर्क करके आए थे ना, खाली झूठ मूठ के बोल देंगे कि ऐसे 4 गो पकड़ाया आरजेडी का। एक भी आरजेडी का नाम बताइए, नहीं तो कहिए मैं इनके मंत्री रामसूरत राय के पूछिए ना कि क्यों नहीं करवाई हुई, रामसूरत राय पर क्यों नहीं करवाई हुई? ना मंत्रिमंडल से निकाला गया, ना उनका कोई परिवार जेल गया, क्यों नहीं गया जेल? ठीक है, ये तो मैं उनसे पूछ ही लूंगी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी सर। अभी जो जनता दरबार शुरू हुआ है, उसको लेकर भी तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये कोई जनता दरबार नहीं है, उन्हें बस अब ये नजर आ रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, इसलिए अब वो जनता से दोबारा मिलने चले गए हैं। तो मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ सर, जनता दरबार में सुन तो वो लोगों की ही समस्या रहे हैं ना, तो उसमें विपक्ष को कहाँ दिक्कत आ रही है? पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, इनको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब रहा है? कभी तो आज तक इन्होंने शिक्षा को किया ही नहीं, तो इनके मुंह में जो आया वो बक दिया। प्रजातंत्र है, लोगों को बोलने का है। हमने शुरू से ही किया, जनता दरबार चलाया। बीच के बाद सभी लोगों ने कहा कि मामले का अभी जो है सो ठीक ठाक चल रहा है, हर जिला के यहाँ से चलने लगा। उसके बाद जब लोगों के शिकायतें अधिक आने लगी तो हमने जनता दरबार लगाया। कहाँ उन्होंने कभी विपक्ष का जनता दरबार लगा कि जनता उनके पास जाए?
ऐसे भी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को यही लोग भगवान मान सकते हैं, और कोई आदमी इन लोगों के लिए कोई मानने वाला नहीं है। इनको चूंकि बिहार में लालू यादव के पुत्र हैं, इसीलिए प्रेस मीडिया के लिए वो महत्व के चीज है। इसलिए इनके बात को हम लोगों के यहाँ कोई नोटिस ही नहीं देता है कि कोई तेज प्रताप कौन है। कभी वो जाकर मथुरा में घूम रहे हैं, कभी कृष्ण बन रहे हैं, कभी दवाई बेच रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को रहेगा, कभी अगर व्यक्ति बेचने जा रहे हैं, तब इनको कौन पूछने के लिए जा रहा है पल्लवी जी? अरे इनको बोलने दीजिए, हम लोगों का काम है करना। कहावत भी है, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। तो नीतीश कुमार अपना आज 15 बरस से चल रहे हैं। 2004 से 2014 से ये लोग नरेंद्र मोदी रट रहे हैं। और यह इनको था, नीतीश कुमार के साथ आए थे तो 80 पर थे, नीतीश कुमार जब साथ छोड़ दिए तो 74 पर आके अटक गए और अपने को बहुत बड़ा बिरबान चिकबान बन रहे हैं। तो बनने दीजिए। फिर आप बिहार कहाँ में चले गए चुनाव सर, होगा, वो तो बताइए। जनता इनको समझ वो लेगी। 74 पे हैं तो आप कहाँ चले गए, वो तो बता दो सर। मैं तो वही बता रहा हूँ कि कौन अपना गुठली बांध रहे हैं। नहीं, जहाँ अभी 80 आपने पर थे, कहा कि वहाँ जब 74 नीतीश के पर आ साथ थे गए तो हैं। 80 पार थे, नहीं, नीतीश का हमने साथ तो छूटते ही स्वीकार 74 किया। पर आ गए। आप कहाँ चले गए आरजेडी का साथ छूटते? पल्लवी जी, हमने तो स्वीकार किया। इन्होंने कहा स्वीकार किया कि जनता ने इनको कम सीट दी है? आज तक इन्होंने नहीं स्वीकार किया। 2015 में 81 थे और आज 74 है, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? खैर, चलिए। उससे नहीं मतलब है। अच्छे हैं, चलते रहे। किसी न किसी दिन अगर अच्छा काम करेंगे, 2-4 महीना गायब रहते, बीच में नहीं आएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो जनता जरूर इनको अपना संबंध देगी। लेकिन जिस तरह से वो आज जनता के बीच से गायब रहते हैं, 4 महीना पर आते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को बेच दिया, और आपने क्या किया? मट्टी को बेच दिया। जब चिड़िया खाना से मट्टी उल्टा तो उसको बेच के अपना मॉल बनाने लगे। तो इसीलिए इन लोगों को भूखने दीजिए। हम लोगों के सेहत पर क्या, बिहार की जनता के ऊपर उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पल्लवी, बताइए अरुण जी। देखिए, सवाल वैसे मेरा ये आपसे था, पर मनोज जी बीच में जवाब देने लगे। सवाल यही था सर, अगर जनता दरबार चल रहा है तो इसमें तो विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है जनता की समस्याओं को सुलझाने की। का शिक्षा पर हमको बड़ा तरस आता है कि बोलने के लिए हमको कहा गया, बोल दिए हो, और सवाल उठा रहे हैं शिक्षा का। इन्हें ये नहीं मालूम है कि इनके जो उप मुख्यमंत्री है उनकी शिक्षा क्या है, या इनके प्रधानमंत्री जो है उनकी शिक्षा क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। खैर चलिए, वो शिक्षा का एक अलग विषय है। अभी जो जनता दरबार की आपने जो बात कही, जनता दरबार 2012 तक नीतीश जी ने लगातार चलाया था। जी जी। और उसके बाद उन्होंने एक नया कानून लाया, RTPCS करके कानून लाया, जिसमें वो डायरेक्ट वहाँ जनता को आवेदन, जनता उस पदाधिकारी को आवेदन दे सकती थी और वो पदाधिकारी काम कर रहे। जनता से इनको मोह भंग हो गया था नीतीश कुमार को बीच में, और उनको ये नहीं मालूम है कि जनता दरबार का जो शुरू किया हुआ कार्यक्रम है, लालू जी का लोकप्रिय कार्यक्रम था जनता दरबार। इन्हें ये मालूम नहीं है, कहा जाने उस समय थे कि नहीं थे राजनीति में। तो ये जो बोल रहे थे कि लालू जी और राबड़ी देवी के काल में क्या, ये नीतीश कुमार के शासन काल का देन है, ये नहीं। लालू जी जनता दरबार चलाते थे और उनमें जनता वहाँ आती थी, तो उनमें ये नहीं था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था। वो बटा हुआ था, दिन बटा हुआ था कि आज फलना जिला के लोग आए, तो हर एक लोग से मिल कर करके उनकी समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आज जो कार्य शैली है उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। तेज प्रताप जी की बात मैं सुन रहा था कि जो कार्य शैली है उस पर प्रश्न चिन्ह। जनता दरबार तो लालू जी का स्टार्ट करवाया हुआ, जनता दरबार लालू जी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। जब नीतीश कुमार, प्रोसेस आपको ज्यादा कठिन लग रही है सर? मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। प्रोसेस के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको आना है कि नहीं आना है जनता दरबार में। पहले क्वेश्चन दे दीजिए, वो समझेंगे कि इस क्वेश्चन को
के लायक हम बुलाने लायक हैं कि नहीं है, कब जाकर ये क्या होता है कि हम आपका क्वेश्चन को पहले देख लेंगे। आप जनता को बुलाइए, जनता आपसे हो सकता है आप ही के खिलाफ कोई क्वेश्चन करे तो आप नहीं सुनिएगा उनका क्वेश्चन। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है तो क्या उसे मारकर भगा दीजिएगा? ये होनी चाहिए। जनता दरबार का मतलब जनता मालिक है, जनता कुछ भी कर सकती है, आप सुनिए और सुन के निवारण कीजिए। तो आज जो सिस्टम है उस पर हम लोग उठा रहे हैं, या तेज प्रताप जी ने उठाया जो, लेकिन ये जनता दरबार लोकप्रिय कार्यक्रम है। और नीतीश कुमार जब देखे कि उनका जनाधार घट कर के 40 और 42 पहुंच गया, तो उन्होंने बहुत मंथन के बाद आरसीपी सिंह जब इनको नए नेता नहीं मानने लगे, आरसीपी सिंह इनकी बात को नहीं मानने लगे, आरसीपी सिंह इनकी नीतीश कुमार की बातों को अवहेलना करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में चल गए, तब इन्हें लगा कि अब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इन्होंने जनता दरबार शुरू किया। और जनता ही दरबार नहीं शुरू किया, अब आरसीपी को हटाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो इनके यहाँ जो चल रहा है घाव में, हो सकता है कि सुनिएगा कि 31 तारीख को नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बन गए, तो ये सब चलिए ठीक है, वो इनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन जनता दरबार के जो बात कर रहे हैं, जनता दरबार नीतीश कुमार हताशा में होकर करके जनता दरबार को पुनः चालू किए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जनता दरबार में सभी को आने की अनुमति देना चाहिए, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, लेकिन क्वेश्चन से समझौता नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो भी पूछे उसे पूछने दिया जाना चाहिए। ये सुझाव आपका ठीक है। मनु जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी जनता दरबार पर ही, और ये बात वाकई में सही है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उस रजिस्ट्रेशन में बताइए कि आप क्या समस्या लेकर आना चाहते हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी कि आपको आना है या नहीं आना है। तो ये किस तरह का जनता दरबार हुआ सर? जनता दरबार का तो मतलब ही यही है कि जनता की जो भी समस्या है उसे वो लेकर आ सकता है। और हमने तो ये भी तस्वीरें देखी हैं कि अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहा है तो उसे घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसको वापस भेजा जा रहा है कि आप जाइए पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। देखिए मैडम, ये 2 जनता दरबार चला है, दोनों जनता दरबार में किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद उनको नहीं बुलाया गया। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और अगर वो आ गए हैं अपनी समस्या लेकर तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उसके पीछे एकमात्र मकसद यही है कि जो जनता का जो शिकायत है वो शिकायत को वहाँ के अधिकारी साथ लेकर उनका जो काम हुआ नहीं हुआ इसके बारे में वो अधिकारी भी जनता दरबार में साथ में उपस्थित हो, जो इसके लिए चिन्हित है। इसी के लिए ये कहा जा रहा है। और ऐसा किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उनको भी नहीं बुलाया गया है, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। और ये धीरे धीरे चल रहा है। आज दूसरा देखने को मिला है, उन लोगों की शिकायत है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिलहाल रजिस्टर्ड करने के बाद ही उनके शिकायत है, उस शिकायत के लिए दोषी पदाधिकारी के साथ वहाँ पर बुलाने की प्रथा है और उसके साथ वहाँ के अधिकारी मौजूद रहते हैं और वो इस चीज को बताते हैं कि किस कारण इनका काम नहीं हुआ और कब तक होगा। तो ये एक अच्छी पद्धति है, इसका स्वागत योग होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, स्वागत तो वो कर रहे हैं, बस वो इस पद्धति को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी के लिए वो अपना सुझाव पेश कर रहे थे। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर। तो राष्ट्र धर्म में हमने आज बात की है बिहार के बारे में, किस तरह से आज आरजेडी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे और अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। महंगाई का मुद्दा भले ही आम रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही शराब कांड जो बेतिया में हुआ है उसको लेकर हल्ला मचाया है आरजेडी कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने कहा है कि जब आपने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी है तो इस तरह की वारदातें बार बार आखिर क्यों हो रही है। इसके अलावा जनता दरबार को लेकर भी तेज प्रताप यादव की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का जनता दरबार है जहां पहले ही शिकायत आपको रजिस्टर करानी होगी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपकी शिकायत सीएम साहब नहीं सुनेंगे। तो इस पद्धति को भी आसान बनाने की मांग यहां आरजेडी की तरफ से की गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। कांग्रेस पार्टी ने भले ही नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में पंजाब की बागडोर सौंप दी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी तलखी कम होती नहीं दिख रही है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर सभी कांग्रेसी विधायकों और सांसदों को 21 जुलाई को दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों और सांसदों को 21 जुलाई को पंचकुला में लंच के लिए आमंत्रित किया। हालांकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं भेजना पंजाब की राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बहस को जन्म दे चुका है। आपको हम यहां पर बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को ही घोषणा की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले क्रिकेटर से नेता बने राहुल गांधी की मदद के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोमवार को पार्टी विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में नए प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि पंजाब के संदर्भ में पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया गया कोई भी फैसला पूरी राज्य इकाई को मंजूर है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रस्ताव में यह भी अपील की जाएगी कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेना चाहता है वह जल्द से जल्द ले, ताकि पार्टी राज्य की जनता से जुड़े अहम मुद्दों को सुलझाने का काम कर सके। एक भ्रम भुलेखा फैला रहे हैं लोग। कुछ जेडे है वेस्टेड इंटरस्ट जेडे है हर मौके ते अपॉर्चुनिस्टिक लोग होंदे हैं, वो कोशिशां करते रहंदे हैं। परंतु कैप्टन साहब का जिहड़ा स्टेचर है, एडा वड्डा स्टेचर है, उन्हां दा दिल उस तो भी बहुत वड्डा है ते मैनूं इसे किते कोई किस्म का शक नहीं। तगड़े होके अज जिहड़ा मसला है पंजाब दा है, कल्ले कांग्रेस पार्टी का नहीं, पंजाब नूं सामना है ते मैं समझदा सारे कांग्रेस का एक एक छोटे तो छोटा वर्कर। इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल सीधा सा है कि भले ही आपने कह दिया कि अब से पंजाब की बागडोर सिद्धू संभालेंगे, लेकिन ये बात किसी को पच नहीं रही है और इसका अब जो है संकेत मिल रहा है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम विधायकों और सांसदों को लंच पर बुलाना, लेकिन नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष को छोड़ दिया गया? निश्चित बात है, देखिए उसी बात का अनुमान था और वही अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा होगा और वही हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये कहना है कि अंतरकले पंजाब की कांग्रेस में सुलझ गई है, तो ये थोड़ा बोलना जल्दबाजी था। क्योंकि यहाँ पर जो संकेत मिल रहे थे बार बार कि जो आपस में जो जैसे एक बारी जो बंधन होते हैं जब टूट जाते हैं तो फिर वो दरारें इतनी ज्यादा पड़ चुकी थी कि यहाँ पर उसमें अब ये कहना कि वो ऑल इज वेल और हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता। और ये बार बार देखिए, जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कि वो एक बड़े सुलझे हुए नेता है यहाँ पर, और वहां पर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर बात समझें, आम आदमी भली भांति समझता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब की राजनीति में और पंजाब के जो विकास के कार्य हुए हैं उनमें क्या उनका योगदान रहा है, तो आप इसको नकार नहीं सकते। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी कोई चीज होती है। बार बार सिद्धू के जो अगर हम बात करें, सिद्धू के जो सुर बदल रहे थे बार बार, एक तरफ वो बोल रहे थे आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, तो उसका इससे एक आम आदमी को क्या संदेश जाता है? आम आदमी तो ये समझेगा कि आप बिल्कुल ही जहाँ पर आपको दिखा कि मौका परस्त होके आप दूसरी तरफ रुख कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज एक विश्वासघात भी होता है आम आदमी को विश्वास है कि आपको जब उसमें आपने आपको वोट जिता के भरोसा जताया गया आपको, उसके बाद आप अगर दूसरी तरफ रुख कर जाते हैं तो वो क्या संदेश जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में काफी चुनौतियां हैं। यहाँ पर पंजाब को आपने अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, रोजगार देने की बात करें, तमाम वादे करे हुए थे और कोरोना काल से आपने पंजाब को उभारना है। और यहाँ पर अभी जो अंतरकले मची हुई है वो उससे नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है आने वाले वक्त में। उसका कारण ये है कि यहाँ पर देखिए सीधी टक्कर होने वाली है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस में जो घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, उसका बिल्कुल पहले ही दिख रहा था। समीकरण जो बन रहे थे पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो जो और बिल्कुल साफ जो दिख रहा है यहाँ पर कि एक तरफ यानी कि इसका मतलब है दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें यहाँ पर कि अगर वो उनको पीसीसी अध्यक्ष नहीं बनाया जाता
पंजाब कांग्रेस चीफ नहीं बनाया जाता तो उस स्थिति में वो क्या करते, दूसरी तरफ रुख कर जाते, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ, और आम आदमी पार्टी भी उनको बिल्कुल उनका स्वागत करती और मुख्यमंत्री की का दावेदार घोषित करती। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कांग्रेस की बात देखें कि कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान है। यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने हाईकमान की तरफ से उनको आशीर्वाद मिला, उनको पीसीसी अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन अभी भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा था। हमें लगा कल जब इनका औपचारिक तरीके से घोषणा हो जाएगी, नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब कम से कम आपस के मतभेद पॉलिटिकल जैसा सभी जान रहे हैं सर, अमरिंदर सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि जो ट्वीट उन्होंने सीएम के खिलाफ किए, सरकार की छवि को धूमिल करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें लगता नहीं है कि सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो आप, मैं इसको सीधा बोलूंगा, ईगोज यहाँ पर आपको जब आप राजनीति में आते हैं तो ईगो को आपने छोड़ना पड़ता है कि आप ये समझें कि आपका अहम का सवाल नहीं उठता। यहाँ पर आप देखें कि जनता के हित में क्या है और पंजाब के हित में क्या है। अगर आप सही मायने में ये समझते हैं कि कांग्रेस को भी आपने मजबूत करना है और कांग्रेस के एक लॉयल सोल्जर हैं आप, बिल्कुल वफादार सोल्जर हैं आप, बार बार बोलते हैं हम हाईकमान की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे हम उसका सर माथे से उसका पालन करेंगे, उसी पे हम लोग अमल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जब आपको हाईकमान से इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, स्वीकृति मिल गई, आपको नियुक्त कर दिया गया है पीसीसी अध्यक्ष, उसके बाद आप अभी आपको क्या करना था, आपने एक बाजी मार ली है, राउंड 1 आप जीत चुके हैं। उसके बाद अगर आप उनको जाके जैसे आप बाकी के लोगों नेताओं को गले मिल रहे हैं जितने, और आप जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मिल लेते। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई उनका आप खुद समझ सकते हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग ओहदा है यहाँ पर। तो अगर आप उनको जाके गले मिलके उनको बोलते हैं कि रात गई बात गई और आइए हम पार्टी के और संगठन को मजबूत करते हैं, पंजाब को और विकास की राह पे लेके चलेंगे, मिलजुल के काम करें, तो ये बहुत अच्छा संदेश आता है। और ये बड़ा दुख होता है कि घूम फिर के वही बात आज फिर वही कांग्रेस उसी चीज से जूझ रही है जो इतने सालों से बोला जाता था कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले जब सोनिया गांधी अध्यक्षा बनी कांग्रेस की तो वहां पर ये अनुमान लगाया गया था कि अब कम से कम गुटबाजी को लगाम लग जाएगी, तो वो हुआ भी बिल्कुल। उन्होंने जो जिस तरह से कमान संभाली, और निश्चित बात है हर कोई नेता, बड़े से बड़े वरिष्ठ नेता, उनसे जो ज्यादा राजनीति में समय गुजार चुके थे वो भी उनकी बात मानते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो कम से कम ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कांग्रेस को मजबूत करना है और सही मामले में वो एक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो एक बिल्कुल वफादार सिपाही हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, तो वो उनको फिर कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे कि एक अच्छा संदेश जाए कि आप वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाके अगर मिल लेते तो इसमें कांग्रेस का हित है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हर्ज है, लेकिन जिस तरीके से अब जो समीकरण बन रहे हैं, अब जो बार बार अभी 21 तारीख को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने विधायक दल के लोगों को बुलाया है और वहां पर उनको न्योता नहीं मिला। पहल तो उन्हें करनी ही होगी, नहीं तो कांग्रेस आला कमान के लिए अब इन दोनों नेताओं के बीच की तल्खी को दूर करना एक बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।